सिस्टमैटिक चल रहा है। एम आई ऑफ डिस्क कैलकुलेट करेंगे और बच्चों डिस्क मास m रेडियस r और एक्सिस जो उसके सेंटर से पास होगी उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। मैं समझ सकता हूं कि डिस्क को एक पेपर से बनाया जा सकता है और पेपर के मायने मैं समझ सकता हूं 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और अगर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो इसलिए क्या डिफाइन किया जाएगा, सबसे पहले सिग्मा, दैट इज मास पर यूनिट एरिया। तो बच्चों उसका सिग्मा सबसे पहले लिखते हैं, दैट सिग्मा इज गिवन बाय m बाय दिस m बाय इज m ओवर पाई r स्क्वायर। ठीक, इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इसमें से वही मेरा पूरा प्रोसेस है। एक बार ये डिफाइन हुआ फिर एलिमेंट डीएम कैलकुलेट करूंगा और डीएम कैलकुलेट करने के लिए चूंकि ये 2D ऑब्जेक्ट है यानी कि सिग्मा, तो मुझे डीए चाहिए। डीए मतलब एलिमेंट चाहिए और उस एलिमेंट का छोटा सा एरिया। अब अगर मैं इसमें से एलिमेंट चूज करता हूँ, एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सिमेट्रिक हो, जिसके लिए लिमिट आसानी से ली जा सके और जिससे बॉडी को इजिली कवर किया जा सके। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे लेता हूँ। देखिए हम लोगों ने जो ऑनियन होता है, अगर मैं उस ऑनियन को ऐसे करके काट दूं तो मैं ऐसे छोटे छोटे रिंग्स देखता हूं। और अगर मैं बहुत ध्यान से सोचूं तो बच्चों सोचो, अगर ये छोटी सी रिंग जिसकी माना थिकनेस dr है और इसकी रेडियस कितनी है r, अगर ये फैलने लगे तो क्या फैल करके पूरी डिस्क बना लेगी, और अगर ये सिकुड़ने लगे तो ऑब्वियस एक पॉइंट रह जाएगा। लेकिन अगर मैं ध्यान से सोचूं तो ये पूरी की पूरी डिस्क क्या ऐसे छोटे 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 टुकड़ों से, जिनके सेंटर कॉमन है लेकिन जिनकी रेडियस अलग अलग है, क्या उससे मिलकर बना है? आप मस्ती के ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई छोटा सा प्याज का टुकड़ा लिया ये वाला, इसमें बॉर्नविटा छिड़क दिया। अगर आपने बॉर्नविटा छिड़क दिया, सर बॉर्नविटा खाएगा तो फैल जाएगा, और जब ये फैलेगा तो अलग जैसे क्या बन गई होगी, पूरी की पूरी एक डिस्क बन गई होगी। तो जब भी एलिमेंट चूज करना हो तो एलिमेंट ऐसा चूज करना चाहिए कि जिसको मिलाने से पूरी बॉडी बन जाए। तो बच्चों एक बात अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि भाई अगर एक डिस्क है तो क्या मैं मान सकता हूं कि डिस्क एक छोटा सा एलिमेंट एक छोटी सी रिंग होगी? लेकिन ध्यान रहे रिंग की थिकनेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर थिकनेस है तभी मैं इसको जोड़ करके पूरी की पूरी डिस्क क्या कर सकता हूं, ऑब्टेन कर सकता हूं। अब अगर मैं ध्यान से सोचूं तो चूंकि ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल है, सिग्मा है, तो मुझे एरिया चाहिए, एरिया दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट को अगर आप ध्यान से देखें, क्या बच्चों अगर मैं इसको ऐसे खोल लेता हूं तो क्या ऐसे सोचो तो क्या इसकी लेंथ 2 पाई r होगी, और क्या बच्चों जो इसकी थिकनेस होगी क्या वो dr होगी? तो जो उसका छोटा सा एरिया एलिमेंट का डीए होगा इज दिस बी इट्स सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस, दैट इज गिवन बाय 2 पाई r dr। Now I can write it dm, इसका dm लिख सकता हूं, इट्स dm is given by sigma into da। सिग्मा की बात करूं, सिग्मा की वैल्यू मेरे पास है, दैट इज m ओवर पाई r स्क्वायर। बच्चों हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज 2 पाई r dr, दिस इज dm एंड स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट। क्या ये एलिमेंट एक रिंग है? और हमने अभी पढ़ा था कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, कितना, mr स्क्वायर। यानी कि इसका मतलब इस छोटे से एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट वुड बी dm इंटू r स्क्वायर। और ये कहां से है? दिस इज फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ रिंग, तो दिस इज dm इंटू r स्क्वायर। वैल्यू रख सकते हैं आप यहाँ पर बच्चों, इस पाई को हल्का कर सकते हैं, तो यहाँ से m 2m ओवर r स्क्वायर इंटू स्मॉल r dr। यहाँ से मेरे पास di आ चुका है। अगर मैं i कैलकुलेट करना चाहता हूँ डिस्क का तो ऑब्वियस है आई हैव टू इंटीग्रेट इट एंड दैट वुड बी dm r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। छूट चुका है शायद, यहाँ स्मॉल r आएगा, क्योंकि स्मॉल r इसलिए आएगा क्योंकि अपन जो रिंग है इसको स्मॉल r लिखेंगे, दैट्स व्हाई देयर वुड बी नथिंग, नहीं देयर वुड बी स्मॉल r स्क्वायर। सो 2m ओवर r स्क्वायर इंटू r क्यूब dr। लिमिट किसकी बच्चों? r की। कहां से कहां तक? सर अगर मैं जोड़ना शुरू करूं तो रिंग्स को जोड़ूंगा तो 0 से लेकर के कैपिटल R तक इसकी लिमिट लेंगे, और यहां से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2m बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये होगा बच्चों r की पावर 4 बाई 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी mr square by 2। Therefore, moment of inertia of disk is given by m r square by 2।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग शेप के लिए अलग अलग होता है। आप देख रहे हैं रिंग के लिए अलग था, डिस्क के लिए इसकी वैल्यू अलग आ रही थी। रिंग के लिए mr² था, डिस्क के लिए कितना आ था बच्चों, mr²/2 आ रहा था। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ साथ, जैसे मैंने पहले बताया था, शेप की पर भी बॉडी की डिपेंड करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बाइक्स होती हैं, जो आपके बाइसिकल्स होते हैं, बाइसिकल्स में स्पोक्स लगाए जाते हैं। तो बाइसिकल में स्पोक्स लगाने से आप समझ सकते हैं कि क्या किया गया होगा कि मास को कॉर्नर्स पर कंसंट्रेट कर दिया गया होगा, डिस्क की बजाय क्या बना दी गई, एक रिंग, जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने का मतलब एक टेंडेंसी के घूमने की टेंडेंसी को बढ़ाना या घूमने की टेंडेंसी को कम करना, जो उसकी स्टेट है उस स्टेट में बॉडी रहना चाहती है। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। हाँ बच्चों, सेमी सर्कुलर डिस्क का एमआई निकालने के लिए ध्यान दीजिए, सब कुछ होगा तो वही एक्सेस, इस एक्सेस के बोर्ड में एमआई कैलकुलेट करना चाहता हूँ। से मास bm, से रेडियस br। अगेन सबसे पहले हम लोग इसलिए डिफाइन करेंगे सिग्मा, एंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज m/a एंड दिस इज m/pi r²/2। फिर एक छोटी सी इसके अंदर हम लोग एक सेमी सर्कुलर रिंग काटेंगे। ये रही, माना इसकी रेडियस r, थिकनेस dr। तो जो उसका छोटा सा dA एरिया होगा, दैट वुड बी लेंथ ऑफ पाई r एंड थिकनेस dr, सो दैट वुड बी पाई r dr। नाउ dm of the element is सिग्मा इंटू dA, वैल्यू रख देते हैं, दैट वुड बी m/, हाँ बस, पाई r²/2 इंटू dA की बात करूं, दिस इज पाई r dr। छोटे से एलिमेंट का mi, चूंकि सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग का mi वही होता है जो कि रिंग का होता है, एंड दैट इज Tm इंटू r²। dm की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए और इसको ससम्मान इंटीग्रेट कर दीजिए। बस इंटीग्रेशन इस बार लिमिट फिर वही 0 से r तक आएगी, एंड द वैल्यू वुड बी m/pi r²/2 इंटू पाई r dr इंटू r²। और बच्चों उसको सॉल्व करते हैं, इट अगेन कम्स आउट टू बी mr²/2। इसका मतलब किसी डिस्क का जो mi है वही सेमी सर्कुलर डिस्क का mi है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई छोटा सा सेक्टर ले लूं जिसका मास m, रेडियस r हो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट भी m r²/2 ही होगा। नहीं चल कटिंग चलेगी। mi ऑफ होल स्फीयर, बच्चों होल स्फीयर से मास m एंड रेडियस r। होल स्फीयर आप समझ रहे होंगे, इट इज मेड अप विद अ पेपर। आप सोचो थे जो बॉल होती थी पहले अपन कागज से बना लेते थे, तो अगर मैं मास के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो मास इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर कोई मास नहीं। इसका मतलब इट इज मेड अप विद अ पेपर एंड द एरिया ऑफ द पेपर इज, से दिस इज 4 पाई r², स्फीयर का जो एरिया होता है, एंड इट्स मास बी m। तो बच्चों सबसे पहला काम वी कैन डिफाइन इट्स सिग्मा, क्योंकि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, एंड इट्स वैल्यू इज m/4 पाई r²।
अब बात आती है एलिमेंट चूज करने की, सबसे कैसा एलिमेंट चूज किया जाए ताकि मैं पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं। तो एमआई कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक छोटी सी रिंग काटेंगे। माना किसी ये थीटा एंगल और ये छोटा सा कोई एंगल डी थीटा, ये जो थिकनेस है क्या बच्चों ये आर डी थीटा होगी। और अगर मैं रेडियस की बात करता हूं तो ये इसकी रेडियस होगी, दैट वुड बी आर, यहां तक की मैं बात करूं ये उसकी रेडियस है, इट वुड बी आर कॉस थीटा। तो छोटा सा एलिमेंट जो कि एक रिंग है, अब मेरा पर्पस है कि ये जो रिंग है इस रिंग का मैं डीएम कैलकुलेट करूं। तो रिंग का डीएम कैलकुलेट करने के लिए डीएम इज इक्वल्स टू, हाँ बच्चों, सिग्मा इंटू डीए। मुझे डीए चाहिए, डीए मतलब एरिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। अगर मैं इसे स्मॉल एलिमेंट को ध्यान से देखूं तो क्या ये एक, इसकी रेडियस कितनी थी सर, ये थी आर कॉस थीटा। तो क्या बच्चों उसकी जो लेंथ होगी क्या वो 2 पाई आर कॉस थीटा होगी। और इसकी थिकनेस अगर आर डी थीटा है तो इस एलिमेंट का जो डी ए यानी कि छोटा सा एरिया होगा दैट विल बी गिवन बाय 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। सो dm is equals to m over 4 pi r square, क्योंकि इसका मास m, एरिया 4 pi r square, उसका सिग्मा दैट इज m अपॉन 4 pi r square इंटू, हाँ बच्चों da कितना है, so this is 2 pi r cos theta इंटू r d theta। अब बात करते हैं बच्चों, मास एलिमेंट आ चुका है, आपको चाहिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो माना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के वोट कितना है डी आई, और चूंकि एक रिंग है तो रिंग के लिए जो डी आई होगा इट वुड बी डीएम इंटू आर स्क्वायर। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी सर आर कॉस थीटा, दैट्स व्हाई डीएम इंटू आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से जो डी आई आएगा दैट डी आई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इससे छमछम हो गया, इससे इसकी पावर कैंसिल हो गई, जिसका दिस वुड बी m ओवर, यहाँ पे 2 आएगा, m बाई 2, हाँ बेटा आर स्क्वायर कैंसिल, कॉस थीटा डी थीटा के साथ इसका स्क्वायर खोल लेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर। सो फॉर ऑब्टेनिंग आई, सबको पता है आर इंटीग्रेटेड कहाँ से कहाँ तक, m बाई 2 आर स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। बच्चों को कभी डायमेंशन से भी चेक कर लेना चाहिए, हम लोग सही कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मास की डायमेंशन चेक कर लीजिए, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन चेक कर लीजिए। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर लिमिट किसकी है, थीटा। अब अगर मैं थीटा की लिमिट की बात करता हूँ तो थीटा की लिमिट में ये बहुत सारी रिंग से मिलकर बना होगा जिसके सेंटर कॉमन होंगे। अगर आप ध्यान से सोचें तो अगर तो क्या ये कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट होगा जिसमें ऐसी रिंग्स होंगे, तो मुझे सारी रिंग्स को कवर करना है। जब मैं एक छोटा सा एंगल डी थीटा यूज करता हूं तो डी थीटा यूज करने पर बच्चों ये वाली रिंग कवर होती है। तो अगर मैं ये रिंग कवर करना चाहता हूं तो मुझे इसके लिए फिर एंगल लेना पड़ेगा, कहने के मैंने, और ये डी थीटा ये वाले को अपने आप कवर करता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब हम इस डी थीटा को लेते हैं तो ये वाला पार्ट रिंग का अपने आप कवर हो जाता है। इसका मतलब जब मैं इस एंगल को यहां से यहां रोटेट करूंगा तो ये वाला पार्ट अपने आप कवर हो जाएगा, और जब मैं इस एंगल को यहां से यहां रोटेट करूंगा तो ये वाला अपने आप कवर हो जाएगा। इसका मतलब मुझे इस थीटा को यहां से लेकर के यहां तक कवर कराना है, तो ये ऑब्वियस है क्या बच्चे माइनस पाई बाई 2 होगा, और ये क्या प्लस पाई बाई 2 होगा। लिमिट वुड बी माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके आई विल ऑब्टेन 2/3 mr²
therefore mi of holosphere is 2/3 mi square. तो बच्चों सॉलिड स्फीयर जैसे लग रहा होगा, सॉलिड मतलब मास सारे डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं किसी सॉलिड स्फीयर की बात करता हूँ, से इट्स मास dm एंड रेडियस b r, एक तरह का 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे रो, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और आप जानते हैं सॉलिड स्फीयर में जो वॉल्यूम होता है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे इसका एमआई कैलकुलेट करना है, तो इसका एमआई कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या मान सकता हूँ? मैं मान सकता हूँ कि छोटी छोटी सी स्फेरिकल शेल से मिलकर बना होगा, और स्फेरिकल शेल्स की थिकनेस pr और मान है इसकी रेडियस r। तो बच्चों सबसे पहला काम मुझे इसका dm निकालना होगा। अब चूंकि ये रो है तो रो के लिए dv रिक्वायर्ड होगा, तो सबसे पहले dm वुड बी रो इंटू dv, रो वुड बी m ओवर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट। अगर आप ध्यान से देखें ये एक प्रकार का स्फेरिकल शेल है। तो दिस स्फेरिकल शेल इज मेड अप ऑफ ए शीट विद dr थिकनेस। इसका एरिया कितना होगा सर? इसका एरिया होगा 4πr स्क्वायर और थिकनेस क्या होगी dr। तो dv क्या होगा? यहां से जो इसका वॉल्यूम होगा दैट वुड बी एरिया मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस, दैट इज 4πr स्क्वायर इंटू dr। सो दिस इज 4πr स्क्वायर इंटू dr। दिस इज बच्चों dm। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4π से 4π कैंसिल हुआ, सो दिस दैट वुड बी 3 ओवर r क्यूब इंटू r स्क्वायर dr। दिस इज d। क्या ये एक प्रकार का जो एलिमेंट है, क्या बच्चों वो एक प्रकार का स्फेरिकल शेल है? स्फेरिकल शेल के मायने क्या मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ एक होलोस्फीयर? और अभी हमने कैलकुलेट किया कि जो होलोस्फीयर होता है इसका एमआई होता है 2/3 mr स्क्वायर। तो जो इसका मास क्या है यहाँ पर dm है, तो इसलिए इसका जो एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट वुड बी 2/3 टाइम्स ऑफ दिस dm इंटू r स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए उठा करके, I वुड बी 2/3, dm की वैल्यू रख दीजिए, दिस वुड बी 3m ओवर r क्यूब इंटू r स्क्वायर dr इंटू r स्क्वायर। हाँ बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास di था, और अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ I, देन आई विल इंटीग्रेट टू इट di, और इसकी वैल्यू रख सकता हूँ उठा करके। जैसे बच्चों 2m बाहर आ जाएगा, साथ में r क्यूब बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा r टू द पावर 4 dr इंटीग्रेशन लिमिट r की। आप देख सकते हैं 0 से लेकर के r तक ये कवर हो जाएगा। 0 से r तक इंटीग्रेट करने पर I will obtain the answer and comes out to be 2/5 mr square. This is moment of inertia of solid sphere. रेक्टेंगुलर ना? आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है क्या थोड़ी सी? MI of
rectangular lamina. तो जिसमें एक्सिस डिफाइन करेंगे, किस एक्सिस के अबाउट एमआई कैलकुलेट करना चाहते हैं. लैमिना मतलब कोई प्लेट, लेकिन प्लेट कैसी, एक रेक्टेंगुलर प्लेट. माना ये प्लेट बच्चों जिसका मास m, से इट्स लेंथ भी l एंड दिस साइड इज b, and I want to calculate moment of inertia of the lamina about this axis. इस एक्सिस के अबाउट मैं इसका एमआई कैलकुलेट करना चाहता हूं. फिर वही बात कि 1D 2D या 3D. सर मास एक पेपर में, यानी कि इसको मैं एक 2D की तरह ट्रीट कर सकता हूं, यानी कि L डिफाइन सिग्मा, एंड सिग्मा इज m ओवर a, और एरिया कितना है इसका L इंटू b. सो दिस इज सिग्मा. बात आती है एलिमेंट चूज करने की, तो सबसे पहले इसमें एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया जाएगा. से दिस इज एन एलिमेंट, x डिस्टेंस पर जाकर के एक छोटा सा dx टुकड़ा. अगर मैं इसके dm की बात करता हूं तो इट्स dm वुड बी गिवन बाय सिग्मा इंटू da. और बच्चों छोटे से एलिमेंट का अगर मैं एरिया लिखता हूं तो दिस एरिया इज गिवन बाय, आप देख रहे हैं इसकी जो ये ब्रेथ dx और लेंथ b कहूं तो इट कम्स आउट टू बी b इंटू dx. सो dm इज सिग्मा इंटू d एंड इट्स इज सिग्मा इज m ओवर lb. d आ जाएगा मेरे पास बच्चों b इंटू dx. सो dm comes out to be m by l into dx. अब चूंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो बच्चों एक रॉड है और रॉड एक्सिस से किसी x डिस्टेंस पर है. तो आपको याद होगा हमने रिजल्ट जब निकाले थे तो बताया था कि जो रॉड की अगर लेंथ से एक्सिस बिल्कुल पैरेलल हो d डिस्टेंस पर तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल md स्क्वायर होता है. रीजन बीइंग ये था कि सारे मास इक्विडिस्टेंट थे तो इसलिए md स्क्वायर से काम चल जाता था. तो इसलिए एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी गिवन बाय di इज इक्वल्स टू dm इंटू एक्स स्क्वायर. हाँ बच्चों dm की वैल्यू कितनी आ चुकी है, सो दिस इज m बाई l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर. इसलिए अगर मैं i की बात करता हूं तो i वुड बी इंटीग्रल di और इसकी वैल्यू रख दीजिए m बाई l एक्स स्क्वायर dx. अब बात आती है लिमिट, चूंकि dx है तो इसलिए लिमिट आएगी x की. कहां से कहां तक, सर x बराबर 0 पर ये वाली रॉड, x बराबर l पर ये वाली रॉड. तो अगर मैं इसकी लिमिट कहां से कहां तक ले लूं, 0 से लेकर के l तक, बच्चों m बाई l कैन टेकन आउटसाइड. एक्स स्क्वायर dx का क्या होगा, सर इट वुड बी एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेकर के l तक. सो इट कम्स आउट टू बी ml स्क्वायर बाई 3. दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द rectangular slab about an axis which is passing through its edge. अगर यहीं पर ये एक्सिस यहां की बजाय बच्चों यहां होती, ये एक्सिस है, तो आप समझ रहे होंगे उस सिचुएशन में एलिमेंट कुछ ये होता. फिर इसका एमआई निकाल देते तो रिजल्ट में कुछ खास वेरिएशन ना आता. इसके अबाउट रिजल्ट अगर ml स्क्वायर बाई 3 था तो इस साइड के अबाउट जो रिजल्ट होगा दैट वुड बी mv स्क्वायर बाई 3. और अगर यहीं पर ये एक्सिस इसके मिडल से पास होती तो वही सिचुएशन होती, बस लिमिट माइनस एल बाई 2 टू प्लस एल बाई 2 होती. तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12 होता. और अगर यहीं पर ये एक्सिस यहाँ होती तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mv स्क्वायर बाई 12. तो किसी लैमिना के लिए मैं ये सारे रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकता हूँ कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड जैसा हो.
ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो जब एक्सिस की सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। कुछ मुझसे कहा गया कि सर इसके अबाउट एमआई निकालो, ये वो एक्सिस है जो किसी रिंग के सेंटर से पास हो रही है और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो मैंने एमआई इंटीग्रेशन से सॉल्व करके निकाल लिया। लेकिन जब मुझसे ये कहा गया कि सर बताइए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, या किसी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तब इस प्रॉब्लम की कॉम्प्लिकेसी को दूर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ थ्योरम्स यूज करता हूँ। और आप लोग सब जानते हैं थ्योरम्स के स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और थ्योरम से जो प्रॉब्लम्स है वो इजीली सॉल्व हो जाती हैं। तो अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के कुछ आसान तरीके ढूंढेंगे जिसमें एक्सिस चेंज होने पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वेरिएशन आता है उस वेरिएशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो बच्चों इसलिए हम लोग दो तरह की थ्योरम पढ़ते हैं। द वन इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड द सेकंड वन इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। नाम से पता लग रहा है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी कि आपको किसी बॉडी की एक एक्सिस के अबाउट एमआई पता होगा और आपको उस बॉडी की किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट एमआई निकालना होगा जो पहले वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब आपको एक एक्सिस के अबाउट बॉडी का एमआई पता होगा और आपको किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट एमआई निकालना होगा जो कि पहले वाली एक्सिस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो दैट इज सो कॉल्ड एज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी कि द वे बाय विच आई कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू अदर एक्सिस। तो बच्चों क्या इसका स्टेटमेंट है, जरा इसके स्टेटमेंट पर विचार करते हैं और फिर हम लोग इसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस सब बच्चे ध्यान से देखें। बच्चे एक रिजिड बॉडी जो कि प्लानर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, टू डायमेंशनल, इसकी कंस्ट्रेंट है, ये 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। इसमें से फॉर एग्जांपल ये बच्चे एक एक्स एक्सिस है, इसी के प्लेन में ये एक जेड एक्सिस है और एक तीसरी एक्सिस जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, बच्चों मैंने इसका नाम वाई एक्सिस रखा। तो थ्योरम ये कहती है कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई एक्स हो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई जेड हो और इस एक्सिस के अबाउट बॉडी को घुमाने पर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई हो, तो जो आई वाई होगा वो आई जेड प्लस आई एक्स का सम होगा। ध्यान दें, इंपॉर्टेंट बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। इंपॉर्टेंट थिंग, जो एक्स और वाई, एक्स और जेड दोनों एक्सिस है, दे मस्ट लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि जो दोनों एक्सिस है इन दोनों एक्सिस का को सेम प्लेन में होना पड़ेगा। और जो तीसरी एक्सिस है, ये तीसरी एक्सिस इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी और वो इन दोनों के का जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं, इस एक्सिस के अबाउट किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेकआउट कर सकता हूं। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस टू एक्सिस मस्ट लाई इन द प्लेन एंड द थर्ड एक्सिस शुड बी perpendicular to this plane and must be passed to the intersection point। जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट से परपेंडिकुलरली जो भी एक्सिस पास हो के अबाउट में एम आई इस एक्सिस से इस थ्योरम से क्या कर पाऊंगा, कैलकुलेट कर पाऊंगा। सर अगर मैं एक्स और वाई के प्लेन को चेंज कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपके हिसाब से बच्चों ये कोई रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी में ये कोई एक्स एक्सिस है, से आप इसको वाई कह दें, अगर मैं इसको क्या जेड कह दूं, तो बच्चों अगर ये वाला एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसके स्टेटमेंट होगा आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, यानी कि इसके अबाउट घुमाने पर और इसके अबाउट घुमाने पर इन दोनों का जो सम होगा वो तीसरी एक्सिस के अबाउट एम आई के क्या होगा, बराबर होगा। दिस इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब हम इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझने वाले हैं।
बच्चों माना एक एम मास और आर रेडियस का एक रिंग है और ये एक एक्सिस है जो कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है से दिस इज आई, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। और मुझसे कहा गया है कि बताइए ये जो इसका डायमीटर होगा, इस डायमीटर से पास होने वाली एस की एक्सिस के अबाउट एम आई क्या होगा। तो मुझे इसके अबाउट एम आई कैलकुलेट करना है। मैं आपको थोड़ा सा इसका और अच्छा सा 3D व्यू बना के बताता हूं कि अगर ये एक्सिस मैं जानता हूं जिसको मैं आई कह रहा हूं, अगर आप बच्चों एक रिंग को यहां से ऐसे करके इस तरीके एक एक्सिस बनाए तो क्या इसको मैं आईडी बोल सकता हूं, यानी कि दैट्स पासिंग थ्रू द डायमीटर। और अगर मैं यहां पर भी इस तरह से एक एक्सिस बनाऊं जो कि प्लेन में ही हो, क्या बच्चों इसको भी मैं आईडी बोल सकता हूं। ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो घुमाने की टेंडेंसी है, आप ऐसे घुमाए या ऐसे घुमाए, सिमेट्री से भी देख रहा हूं कि घुमाने की टेंडेंसी बिल्कुल सेम है। क्या ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस एक ही प्लेन में लाई कर रही है? क्या बच्चों मैं इसको आई एक्स बोल सकता हूं, क्या मैं इसको आई वाई बोल सकता हूं, और क्या ये जो तीसरी एक्सिस है वो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से और क्या इसके परपेंडिकुलर है जिसको मैं आई बोल सकता हूं। तो क्या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के हिसाब से दिस आई शुड बी इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई और इट शुड बी आई डी प्लस आई डी, दैट इज इट शुड बी ट्वाइस ऑफ आई डी। आई डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। और क्या बच्चों मैं जानता हूं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर होती है। तो क्या आई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आई डी। आई की वैल्यू रखो बच्चों यहां से उठा करके, सर दिस इज एम आर स्क्वायर, दिस इज ट्वाइस ऑफ आई डी। तो यहां से बच्चों जो आई डी होगा दैट वुड बी एम आर स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब डायमीटर के से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये किसी रिंग के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। ये आप समझ ही सकते हैं कि इसके अबाउट घुमाए या इसके अबाउट घुमाए कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बच्चों एक रिंग है, टॉप व्यू आप देख रहे हैं इसका, और ये वो एक्सिस है जो परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का। अगर मैं एक ऐसे ही आर्बिट्रेरी किसी थीटा एंगल पर इसके प्लेन में एक एक्सिस चूज करो और आपसे पूछो बताइए इस एक्सिस के अबाउट एम आई क्या होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट एम आई निकालने के लिए क्या मुझे इस एक्सिस के अबाउट एम आई पता है? पता है। तो क्यों ना इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक एक्सिस चूज कर लो सिमेट्री से, जो एम आई इसके अबाउट होगा वो इसके अबाउट होगा, क्योंकि दोनों लाइन सेंटर से पास हो रही हैं। तो क्या इसके अबाउट भी तो आई ही होगा? ऑफ कोर्स। क्या इसको आईडी कह रहा हूं बच्चों, ये भी आईडी ही होगा। तो ये आईडी, ये आईडी, ये कितना आई, फिर वही थ्योरम कि दोनों प्लेन में पास होने वाले इसके अबाउट एम आई का सम इस वाली एक्सिस के एम आई के बराबर होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं आई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आई डी, यानी कि अगेन आई डी इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2। यानी कि किसी भी रिंग के प्लेन में अगर कोई एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही हो और कहीं भी एंगल थीटा बना रही हो तो सब के अबाउट एम आई कितना होगा? एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2। इट इज इंडिपेंडेंट टू थीटा। आगे बढ़ते हैं, इसके और अच्छे खास एप्लीकेशन अपन लोग करेंगे। हाँ बच्चों क्या है? रेक्टेंगुलर लैमिना। हाँ बच्चों इसकी लेंथ L एंड दिस साइड भी B। मैं पिछले आर्टिकल में इसका एम आई कैलकुलेट कर चुका हूं, इसके अबाउट एम आई होगा ml स्क्वायर बाई 3, जबकि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इज दिस वुड बी mb स्क्वायर बाई 3
मुझसे किसी ने कहा भैया बताइए इस एक्सिस के अबाउट MI कितना होगा। अब यार इसके अबाउट मुझे अगर MI कैलकुलेट करना है तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस एक ही प्लेन में लाई कर रही है, और क्या दोनों परपेंडिकुलर है, और क्या तीसरी एक्सिस इस इंटरसेक्शन पॉइंट से और इस प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रही है, तो इसके अबाउट जो MI होगा यानी कि इस I की जो वैल्यू होगी क्या बच्चों, दैट I वुड बी इक्वल्स टू द सम ऑफ ML स्क्वायर बाई 3 प्लस MB स्क्वायर बाई 3. दिस वुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट दिस एक्सिस. अब फिर एक सवाल बनता है, सर मेरा मन कर रहा है कि मैं जानना चाहता हूं इस एक्सिस के अबाउट MI क्या होगा. अगर बच्चों मैं इस एक्सिस के अबाउट MI कैलकुलेट करना चाहता हूं तो इस एक्सिस के अबाउट MI कैलकुलेट करने के लिए क्या मुझे पता है कि इस एक्सिस के अबाउट ML स्क्वायर बाई 12 होता है. मुझे पता है कि इस एक्सिस के अबाउट MB स्क्वायर बाई 12 होता है. तो अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट MI चाहिए तो बच्चों इस एक्सिस के अबाउट जो I होगा ऑब्वियस है वो क्या ये दोनों एक्सिस एक प्लेन में है, क्या ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, परपेंडिकुलर एक्सिस आ रही है, तो फिर इस एक्सिस के अबाउट MI कितना होगा. सर इस एक्सिस के अबाउट MI होगा ML स्क्वायर बाई 12 प्लस MB स्क्वायर बाई 12, या बच्चों आप इसमें से M बाई 12 को कॉमन ले सकते हैं, दैट वुड बी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना पासिंग थ्रू इट्स सेंटर and perpendicular to its plane. This is the application of theorem of perpendicular axis. और बच्चों इस थ्योरम की हेल्प से अगर मुझे कोई एक्सिस किसी प्लेन में दी गई है तो उसके अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ. The second important theorem is theorem of parallel axis. नाम से ही पता लग रहा होगा कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का मतलब जरूर कहीं ना कहीं कोई पैरेलल एक्सिस का कंसेप्ट आ रहा होगा. बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सब लोग ध्यान से सुने. अगर बच्चे को रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी में ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, क्या इसके अबाउट आने वाले MI को मैं ICOM लिख सकता हूं. अगर कोई और एक्सिस जो कि इस एक्सिस के पैरेलल होगी और मुझसे कहा जाए कि बताइए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए, जबकि इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, D है, तो थ्योरम ये कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I वुड बी इक्वल्स टू ICOM प्लस MD स्क्वायर. Here D is the perpendicular distance from one axis to other. बच्चों इसकी हेल्प से मैं किसी भी एक्सिस के जो कि इसके पैरेलल है इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकता हूँ. द इम्पॉर्टेंट थिंग नोट, इस बात का विशेष ध्यान रखें, one axis must pass through center of mass. This theorem is not for any two parallel axes. No, this theorem is for one axis must pass through center of mass. एक एक्सिस हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए. अगर मैं यहां पर एक और एक्सिस ले लूं बच्चों, कोई और पैरेलल एक्सिस से, और इस पैरेलल एक्सिस के लिए ये कोई दूसरी पैरेलल एक्सिस है,
अगर मैं इसको I1 कह दूं तो ये मेरे पास I1 होगा। अगर बच्चों मैं इसको I2 कह दूं, माना ये डिस्टेंस, से दिस इज ए डिस्टेंस L, तो अगर मैं I2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूं तो I2 को अगर मैं लिख दूं I1 प्लस m इंटू d प्लस L का स्क्वायर, तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि दो पैरेलल एक्सिस के लिए नहीं, ये उन दो पैरेलल एक्सिस के लिए जिनमें से वन एक्सिस कहां से पास होती है, सेंटर ऑफ मास से। यानी कि अगर मुझे I2 के लिए लिखना होगा तो I2 के लिए ये होगा I2 इज इक्वल्स टू I COM प्लस m इंटू L का स्क्वायर। दैट वुड बी द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो बच्चों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। द वन इज one axis must pass through center mass. दूसरा, axis must be parallel. Axis must be parallel. और अगर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर गौर फरमाएं तो बच्चों कोई भी अगर एक्सिस होगी तो ऑब्वियस उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होगा। अगर आप सोचो ये वाली डिस्टेंस d 0 हो जाए तो क्या I1 बराबर ICM होगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी भी बॉडी का मिनिमम होता है। आप इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि अगर d टेंड्स टू 0 इसका मतलब ये वाली एक्सिस इस वाली एक्सिस के करीब आ रही है, जैसे मैं इसकी तरफ जा रहा हूं ये वाली टर्म 0 हो रही है, तो 0 हो रही तो फिर यही तो आएगा। इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे भी मिल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम अबाउट द एक्सिस which passes through center of mass। इसका मतलब दूसरे शब्दों में सर जिस एक्सिस के अबाउट mi मिनिमम होगा क्या वो सेंटर ऑफ मास होगा। ऑफ कोर्स जिस एक्सिस के अबाउट mi मिनिमम है वो एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है। तो कभी कभी बच्चों क्वेश्चन आ जाता है कि आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसी एक्स का फंक्शन दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है बताइए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आपको कुछ नहीं करना। इस सिचुएशन में di/dx निकालना है और di/dx को क्या कर देना है 0, तो 0 करने पर ये i की मिनिमम वैल्यू बताएगा इस x के लिए, और इस x में जो i की मिनिमम वैल्यू होगी दैट वुड लोकेट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। दिस इज नथिंग बट दिस इज सिंपली थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अगर कोई रिजिड बॉडी आपको दी गई है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने एक्सिस के अबाउट mi दिया है, तो कोई भी ऐसी एक्सिस जो इसके पैरेलल होगी से d डिस्टेंस पर है और इसके अबाउट mi पूछा गया, तो इसके अबाउट जो mi होगा वो इसके अबाउट mi प्लस बॉडी का मास इसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। दिस इज नथिंग बट दिस इज सिंपली द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ कौन सा एक्सिस, पैरेलल एक्सिस। अब बच्चों इसके हम लोग कुछ एप्लीकेशन करेंगे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इन एप्लीकेशंस के बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, एक्सिस मस्ट बी पैरेलल एंड mi इज मिनिमम आउट द एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस है। एप्लीकेशंस, इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहला एग्जांपल, बच्चों माना ये एक डिस्क है जिसकी रेडियस r, मास m है,
ये सबको पता है इस एक्सिस के अबाउट एम आई अगर आई हो तो बताइए इस एक्सिस के अबाउट आई डैश क्या होगा। क्या ये एक्सिस क्रॉस का मतलब आप समझते हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर। क्या ये मैं जानता हूं आई की वैल्यू मुझे पता है, दिस आई इज एम आर स्क्वायर बाई टू डिस्क के लिए। ये एक दूसरे एक्सिस है बच्चों, क्या दोनों पैरेलल हैं? यस सर। और क्या इसके बीच की डिस्टेंस आर है? और क्या ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है? तो क्या इसको बच्चों मैं आईसीएम भी तो लिख सकता हूं। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दैट वुड बी, जिसको मैं आई डैश बोल रहा हूं, सो दिस आई डैश इज इक्वल्स टू आई डैश इज इक्वल्स टू आई प्लस मास ऑफ द बॉडी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसका स्क्वायर, और आई की वैल्यू कितनी है सर? दिस इज एम आर स्क्वायर बाई टू तो प्लस एम आर स्क्वायर, सो इट कम्स आउट टू बी 3/2 एम आर स्क्वायर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा अच्छे लेवल का, जिसमें दोनों पैरेलल दोनों एक्सिस का समावेश करते हैं। बच्चों ये एक डिस्क और वही जिसका मास m रेडियस r, और मुझसे कहा कि बताइए इस एक्सिस के अबाउट एक ऐसी एक्सिस है जो किसके प्लेन में है और इसके किसके अलावा टेंजेंट के अलावा, और मुझसे कहा कि इसके अबाउट एम आई निकालो। सर मुझे तो इस एक्सिस के अबाउट एम आई पता है, कितना होता है इस एक्सिस के अबाउट? सर इस एक्सिस के अबाउट एम आई होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। सबसे पहले बच्चों लोगों थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जो हमने पिछले वाले उसमें किया था, और ये अगर एम आर स्क्वायर बाई टू है तो बच्चों इसके अबाउट जो एम आई होगा दैट वुड बी 3 एम आर स्क्वायर बाई 4 एम आर स्क्वायर बाई 4। बताने की आवश्यकता नहीं है, ये मुझे पता है। इन दोनों में पैरेलल एक्सिस नहीं लग सकती, तो पहले मुझे पैरेलल एक्सिस ढूंढनी पड़ेगी, और वो भी एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही हो। तो मैं पहले इस एक्सिस के अबाउट एम आई निकालूंगा। इसके अबाउट मुझे पता है, इसके अबाउट मैं निकाल सकता हूं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से, तो इसके अबाउट आ जाएगा हमारे स्क्वायर बाई 4। अब बच्चे दोनों एक्सिस पैरेलल है, और ये वाली एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। यस सर। तो क्या मुझे इस एक्सिस के अबाउट अगर एम आई निकालना होगा तो क्या इस आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस मास ऑफ द बॉडी, क्या ये डिस्टेंस आर है, एम आर स्क्वायर, यानी कि द वैल्यू ऑफ आई कम्स आउट टू बी 5 एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा। इसके और एप्लीकेशन अपन देख सकते हैं। हाँ बच्चों, दो प्लॉट्स का कॉम्बिनेशन। एक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, क्योंकि बिना एक्सेस के काम चलने वाला नहीं है। ये एक्सेस जिसको एम आई निकालने कंबाइंड सिस्टम है, सिर्फ बच्चों मास एम लेंथ एल, मास एम लेंथ एल, और इसके अबाउट एम आई पूछा गया है। एम आई कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अबाउट द सेम एक्सेस। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जब भी आप दो कंबाइंड बॉडीज का अध्ययन करें तो इनके एम आई एक एक्सिस पर होनी चाहिए। एक रॉड है, रॉड की ये एक्सिस है, तो पहले इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से I1 इस एक्सिस के अबाउट, और इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, तभी तो मैं दोनों का ऐड कर पाऊंगा। माना इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट I2 है, इसके अबाउट नहीं, I2 है, तो क्या
जो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इसका इसके अबाउट I1 और इसका इसके अबाउट I2 का सम होगा। हम I1 I2 निकालने हैं। I1 इज वेरी सिंपल, ये जो रॉड है इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट MI, I1 ऑब्वियस है, इज दिस बी ml²/3। अब बात आती है बच्चों इस रॉड की। अगर मैं इस रॉड को थोड़ा सा अलग से बनाऊं तो ये रॉड और ये रही एक्सिस। क्या मुझे इस एक्सिस के अबाउट MI पता है रॉड का? यस सर, इट इज ml²/12। इस एक्सिस के अबाउट बच्चों निकालना है। क्या दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है? क्या ये डिस्टेंस L है? और क्या ये ICOM भी तो है? तो इसके अबाउट जो I2 होगा दैट वुड बी ml²/12, that is ICM plus m into L². How much it is? It comes out to be 13 ml²/12। इस रॉड का इसके अबाउट आ चुका है, इस रॉड का इसके अबाउट आ चुका है, नेट होगा I1 प्लस I2। तो क्या बच्चों जो I की वैल्यू होगी दैट वुड बी ml²/3 प्लस 13 ml²/12। So the net I comes out to be 17 ml²/12। तो ये इसका एप्लीकेशन है। ऐसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया थर्मो पैरेलल एक्सिस से कैलकुलेट कर सकते हैं। Next example, दो रॉड का एक सिस्टम है। एक रॉड ये तो बच्चों मास एम लेंथ एल, मास एम लेंथ एल और इस एक्सिस के अबाउट पूछा गया है। माना इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट I1 और इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट I2 है। तो क्या मैं इसको अगर मैं I लिखना चाहता हूं तो इस दिस I वुड बी सम ऑफ I1 प्लस I2। अब जरा इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडिटिव प्रॉपर्टी से मैं ऐड कर सकते हैं। क्या ये रॉड का इस एक्सिस के अबाउट जो MI I1 होगा इज दिस बी ml²/3। बच्चों इस रॉड का मुझे MI चाहिए इसके अबाउट, प्लीज ध्यान दें। यानी कि रॉड ये रही, मुझे MI निकालना है सर इस एक्सिस के अबाउट। तो सबसे पहला काम ये एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो क्या मुझे ढूंढनी पड़ेगी कैसी एक्सिस जो कि इस एक्सिस के पैरेलल होगी और जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास होगी, जिसको मैं बोलूंगा ICOM। और क्या बच्चों फिर ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो क्या ये डिस्टेंस L, ये कितनी बच्चों? L/2। तो ये कितनी? So this is L² plus L²/4। It comes out to be 5L²/4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये मुझे इस एक्सिस के अबाउट MI चाहिए, इसका नाम मैंने I2 रखा। तो क्या जो I2 की वैल्यू होगी, I2 वुड बी ml²/12, ये तो होना ही था ICOM प्लस m इंटू D², ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि इसका अंडर-रूट हटा रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं 5L²/4। तो क्या बच्चों दिस कम्स आउट टू बी ml²/12 प्लस, हाँ जी ये कितना आ जाएगा मेरे पास 5 ml²/4, यानी कि 12 LCM ले लिया। दिस वुड बी ml² प्लस 3 5 जा 15 ml²। So this comes out to be 16 ml²/12 और it would be 4/3 ml²। बच्चों ये I2 आ चुका है, ये I1 आ चुका है, दोनों की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दूंगा। तो क्या मेरे बच्चों I की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी द सम ऑफ दैट इज ml²/3 प्लस 4/3 ml का स्क्वायर। दिस इज the moment of inertia of the compound system about this axis।
अभी थोड़ा सा अच्छा सवाल करते हैं। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। दिस सेमी सर्कुलर रिंग, मास m, रेडियस r। क्या सर इसके अबाउट मैं तो मैंने बता दूंगा, मुझे पता है वही होगा जो पूरे रिंग का होगा। अभी रुको भैया, इसके अबाउट mi कैलकुलेट करना है। दिस इज द प्रॉब्लम। गलती बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखें, इस सेंटर ऑफ मास नहीं है, यह एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही। कुछ महानुभावों के मन में दिमाग आ रहा होगा, अरे गुरुजी इसके अबाउट mr स्क्वायर, ये डिस्टेंस r, तो इसके अबाउट mi क्या होगा, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर। गलत जवाब, 2mr स्क्वायर सही नहीं है। सावधान, क्योंकि वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी दो पैरेलल एक्सिस के लिए मैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस नहीं लगा सकता। तो वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, उसमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों इस एक्सिस के अबाउट पूछा है, मुझे पता है कि इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है। सर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, लेकिन बच्चों ये एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास नहीं है। मैंने कहा सर इसके अबाउट mr स्क्वायर, r है इसके अबाउट mr स्क्वायर, आगे नहीं, गलत होगा। वन एक्सिस सेंटर ऑफ मास, तो प्लीज पैरेलल एक्सिस लगाएं तो उसमें से एक एक्सिस कहां से पास हो, वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। सो सबसे पहले जो मेरे लिए फाइट होगी बच्चों, वो उसमें ढूंढना पड़ेगा मुझे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। और सेंटर ऑफ मास में पढ़ा है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है किसी रिंग के लिए, वो सेंटर ऑफ मास यहां से 2r अपॉन पाई पर होता है, यहां से। और मुझे इस एक्सिस के अबाउट mi निकालने से पहले ICOM निकालना पड़ेगा। तो पहले मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, और मुझे किसके अबाउट पता है, मुझे केवल इसके अबाउट पता है। तो क्या सबसे पहले बच्चों मैं ICOM निकालूंगा, पहले यहां से यहां पैरेलल एक्सिस लगाऊंगा। तो यहां से यहां पैरेलल एक्सिस लगाने में जब मैं इस एक्सिस के अबाउट mi मुझे पता है, तो यहां इन दोनों एक्सिस की बात कर रहा हूं बच्चों। इसको मैं I1 कह देता हूं, इसको ICOM कह रहा हूं, इसको मैं I2 कह देता हूं। तो पहले I1 और ICOM के लिए पैरेलल एक्सिस लगाने पर, तो अगर मैं इन दोनों के लिए पैरेलल एक्सिस लगाऊं तो क्या बच्चों जो I1 होगा, क्या दैट वुड बी ICOM प्लस मास ऑफ द रिंग, और कितने डिस्टेंस है, सो दिस डिस्टेंस इज 2r बाई पाई का होल स्क्वायर। और तो यहां से बच्चों ICOM कितना आ गया, यहां से ICOM मेरे पास आ जाएगा I1 माइनस m इंटू 4r स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर। और I1 मुझे पता है दैट इज mr स्क्वायर, यहां से ICOM दैट वुड बी mr स्क्वायर माइनस 4mr स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर। बच्चों ये क्या आया, सो दिस इज ICOM। अब ये आ गया, अब यहां से आराम से पैरेलल एक्सिस लगाइए। क्या बच्चों ये डिस्टेंस r माइनस 2r बाई पाई होगी, यस सर। तो यहां से दोबारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाने इन दोनों, क्या मैं लिख सकता हूं कि I2 इज इक्वल्स टू ICOM प्लस m इंटू r माइनस 2r बाई पाई का होल स्क्वायर। यहां से वैल्यू रख सकते हैं CM के ऊपर वाली इक्वेशन से उठा करके। सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस इंटू दिस, सो दिस कम्स आउट टू बी mr स्क्वायर माइनस 4mr स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर प्लस m इंटू r माइनस 2r बाई पाई का होल स्क्वायर। और बच्चों ऑन सॉल्विंग, बड़ा अच्छा वर्ड है अपने पास, ये मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप खुद भी कुछ करें। ऑन सॉल्विंग वी गेट
थैंक यू वेरी मच। तो ये एक एमआई निकालने का तरीका था, और बच्चों इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर पहुंचे, एंड दैट द इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज दैट कि वन एक्सेस मस्ट पास थ्रू सेंटर